नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिर से एक बार जो कि क्लास लेने के यहाँ पर आए हुए हैं, अभी तक पहुँचे हुए हैं। कहाँ तक पहुँचे हम लोग, तो उसमें देखेंगे जाकर के जो है कि जितना भी क्लास हम लोग अभी तक पीछे देख चुके हैं, तो हाइड्रोजन चैप्टर देख रहे थे, जिसमें से जाकर के हम लोग प्रॉपर्टीज़ तक ख़त्म कर चुके थे। अब जो है अगला क्लास जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है जाकर के जो है कि इसका कंपाउंड्स, कि हाइड्रोजन किस किस टाइप का कंपाउंड का निर्माण करता है उसको हमको देखना है। ठीक है, तो वो जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का कंपाउंड कैसे बनता है, कैसे क्या होगा, उसको हम लोग देख रहे हैं। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यौगिक। हाइड्रोजन forms, hydrogen forms following types of compounds. हाइड्रोजन निम्नांकित प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्राइड्स, लाइक NaH, KH, NH3, H2S, PH3, AlH3 एटसेट्रा। दूसरा है ऑक्साइड, तो ऑक्साइड में H2O। तीसरा है परऑक्साइड, तो H2O2। चौथा है हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड में बहुत सारा है, NaOH, LiOH, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, ZnOH का होल ट्वाइस एटसेट्रा। तो इस ढंग का कंपाउंड का निर्माण करता है हाइड्रोजन, जो कि और भी मतलब बहुत सारी जगह पर कॉमन, जैसे बहुत सारा एसिड वगैरह सब में भी पाया जाता है हाइड्रोजन, तो बहुत जगह पर कॉमनली ये पाया जा रहा है। अब साल्ट में भी प्रेजेंट, जैसे बाइसल्फेट साल्ट है, बाइकार्बोनेट साल्ट है, तो वहाँ सब भी प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो पूरा हाइड्रोजन भरा हुआ ही रहता है। तो खैर जो भी हो, लेकिन ये जो मेन टाइप है इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस रूप में ये प्रेजेंट रहता है, जिसमें से हमको मेन पढ़ना है हाइड्राइड के बारे में, वाटर के बारे में और हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। तो ये तीन चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पर अभी देखना है। तो एक एक करके देखते हैं, पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब हम लोग देखते हैं हाइड्राइड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्राइड्स।
when hydrogen reacts with any element individually, then formed compound is called hydride. जब H2 किसी अकेले तत्व के साथ प्रतिक्रिया करता है तब प्राप्त यौगिक को हाइड्राइड कहा जाता है। प्राप्त यौगिक को हाइड्राइड कहा जाता है कि जब कोई भी एलिमेंट को हम रिएक्शन डायरेक्टली करावें, बीच में कोई और तीसरा एलिमेंट नहीं आवेगा, सिर्फ एक एलिमेंट है और साथ में हाइड्रोजन है, वो दोनों जब मिलकर आपस में रिएक्शन करेगा, जो नया कंपाउंड बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्राइड। दैट इज, जैसे M कोई एलिमेंट है, सच एलिमेंट्स में भी मेटल, नॉन मेटल जो भी होगा, उसके साथ H2 रिएक्शन कर रहा है। यदि अलग अलग अनुपात में रिएक्शन कराएंगे तो हमको अलग अलग टाइप का हाइड्राइड बनाएगा। M प्लस H2 MH2, ट्वाइस M प्लस 3H2 ट्वाइस MH3, M प्लस 2H2 तो MH4। तो जो भी वैलेंसी, वो डिपेंड कर रहा है कि हमको अलग अलग वैलेंसी पर, तो ये हो जाएगा हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट्स है M, उस M का ये क्या कहलाएगा? हाइड्राइड कहलाएगा। अब मोनोवैलेंट है, जिसका वैलेंसी 1 है तो MH बनाएगा, जिसका वैलेंसी 2 है तो MH2 बनाएगा, जिसका वैलेंसी 3 है तो MH3 बनेगा, जिसका वैलेंसी 4 है तो MH4 बनेगा। तो ये सब टाइप का हाइड्राइड का निर्माण हो सकता है। इसको लिखिए। हो गया? टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। अब इसका टाइप देखते हैं। तो हाइड्राइड्स हैव following 3 types. Following 3 types. हाइड्राइड्स निम्नांकित 3 प्रकार के होते हैं। जैसे A नंबर, आयनिक हाइड्राइड और साल्ट लाइक हाइड्राइड। दूसरा
मेटलिक हाइड्राइड अथवा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, और तीसरा कोवैलेंट हाइड्राइड अथवा मोलेकुलर हाइड्राइड। तो तीन टाइप का हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड या साल्ट लाइक हाइड्राइड जो साल्ट की तरह काम करता है, मेटेलिक हाइड्राइड है अथवा इसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, और तीसरा कोवैलेंट हाइड्राइड अथवा इसको हम लोग मोलेकुलर हाइड्राइड भी कहते हैं। तो ये जाके तीनों हाइड्राइड को एक एक करके देखते हैं। तो पहले देखेंगे आयनिक हाइड्राइड को, उसके बाद मेटेलिक हाइड्राइड और तब कोवैलेंट हाइड्राइड को। तो पहले है आयनिक हाइड्राइड। When elements of S block reacts with hydrogen, then formed hydride is called ionic hydride। जब एस ब्लॉक के तत्वों को H2 के साथ संयोग कराया जाता है या प्रतिक्रिया कराया जाता है, तब प्राप्त हाइड्राइड को आयनिक हाइड्राइड कहा जाता है। हो गया, दैट इज। अब यहां पर एस ब्लॉक में जो है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में तो आ गया आपका दो ग्रुप, एक ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट्स। तो कुल 13 तत्व आता है एस ब्लॉक में, 7 और 1A में 7 और 2A में 6, जिसमें से 7 में से एक तो हाइड्रोजन खुद है, बाकी 6 बचा। तो 6 मेटल यहाँ है, 6 मेटल यहाँ है, तो 6 12 मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ संयोग कर सकता है, और वो संयोग करके हमको जो कंपाउंड बनाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, आयनिक हाइड्राइड। तो एक चलते हम लोग ग्रुप फर्स्ट ए में पहले। तो ग्रुप फर्स्ट ए में जो M है वो रिएक्शन करेगा और वो H2 के साथ संयोग करके 2MH बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल में 2Na प्लस H2, जो कि मोनोवैलेंसी, इसका वैलेंस 1 होता है, तो मोनोवैलेंट एलिमेंट है, प्लस H2 ट्वाइस के H, Li प्लस H2 LiH, जो भी हो, रुबिडियम है प्लस H2 2RbH। अब इसी प्रकार से ग्रुप सेकेंड ए की बात करें हम लोग, तो ग्रुप सेकेंड ए में जो एलिमेंट यहाँ जो भी होगा M,
वो H2 के साथ संयोग करके, चूंकि बाइवैलेंट एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी 2 होता है, तो इसलिए जाकर के जो है कि एक ऐसा का टाइप का हाइड्राइड बनाएगा MH2 टाइप का। और MH2 टाइप का बनाएगा तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे Mg प्लस H2, MgH2, Ca प्लस H2, CaH2, Ba प्लस H2, BaH2, Sr स्ट्रोंशियम प्लस H2, तो SrH2। तो ये टाइप का हाइड्राइड का निर्माण करता है ग्रुप 2A का। तो दो टाइप का यहां पर बना, MH टाइप, MH2 टाइप, और दोनों हाइड्राइड यहां पर हमको यहां पर बन के तैयार है। तो ये सारा एग्जांपल्स हो गया आयनिक हाइड्राइड का। ओके, तुम लोग लिखा? चलो लिखो, जल्दी लिखो, हो गया? ठीक है। अब आयनिक हाइड्राइड के बारे में ही थोड़ा सा और डिटेल जाएं। बना कैसे तुम लोग देख लिए। अब अबाउट आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में कुछ बातें जानें। पहला बात, सिंस these hydrides behaves like salt, so ionic hydrides are also called salt like hydride। चूंकि ये हाइड्राइड लवण के तरह कार्य करते हैं, अतः इसे साल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। ओके, पहला बात। दूसरा बात, सच हाइड्राइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड at high temperature। इस प्रकार के हाइड्राइड उच्च तापक्रम पर तैयार किए जा सकते हैं। तीसरी बात, these hydrides are, क्या क्या होता है, तो कलरलेस है, रंगहीन, with high melting point, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है,
एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उच्च द्रवनांक तथा क्वथनांक युक्त है। सी नंबर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रवादार ठोस। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, और एज एक्वस सॉल्यूशन। विद्युत का सुचालक कब होगा? तो द्रवित अवस्था में। द्रवित अवस्था या जलीय घोल के रूप में विद्युत का सुचालक नॉन वोलाटाइल है, अवाष्पशील। तो ये सब कैरेक्टर इसके पास पाया जा रहा है। पहला तो उच्च तापक्रम पर तैयार किए जा सकते हैं, कलरलेस है, उच्च द्रवनांक और क्वथनांक है, रवादार ठोस है। ये द्रव के रूप में या जैसे नहीं मिलता, उसको पिघलाएंगे तो अलग बात है। द्रवित अवस्था रहेगा, जब इसको पिघला देंगे या इसका जलीय घोल लेंगे तब विद्युत का सुचालक होगा। ठोस अवस्था में सुचालक नहीं होता है और नॉन वोलाटाइल है, अर्थात अवाष्पशील है। इसको वाष्प के रूप में, माने वाष्प के रूप में परिवर्तित हम लोग नहीं कर सकते हैं। हो गया? और भी कुछ देखते हैं इसको। After electrolysis, H2 gas is released at anode and metal is released at cathode of cell। वैद्युत अपघटन के पश्चात H2 गैस एनोड पर जमा होता है
जबकि धातु सेल के कैथोड प्लेट पर जमा होता है। जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए लें, CaH2 है, मोल्टेन स्टेट है, द्रवित अवस्था है। अब इसका इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो Ca+2 + 2H-1। अब ये 2H-1 जो है H2 के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जमा होगा एट एनोड प्लस प्लेट पर। और ये Ca+2 है, +2 2 इलेक्ट्रॉन इसका ये वाला लेगा और जमा होगा Ca एट कैथोड। तो हमेशा जो है कैटायन है कैथोड पर और एनायन जो है ऋणायन वो हमेशा कहाँ जाएगा, एनोड पर। तो इस प्रकार से जाकर के जो है कि ये कैथोड और एनोड पर जमा होता है। कब? जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तब। लिखिए इसको। हो गया? अब इसके बाद देखते हैं, इसी में पूरा डिटेल से देख लेते हैं पूरा, ताकि आगे कहीं दिक्कत नहीं हो आप लोग को। जी आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट रिलीजेज हाइड्रोजन गैस। जल अपघटन कराने पर ये हाइड्राइड H2 गैस मुक्त करते हैं। जैसे यहां पर है CaH2, अब इसको जल के साथ हीट कर रहे हैं तो CaOH का होल 2 प्लस H2 NaH प्लस H2O NaOH प्लस 2H2। तो ये सब कोई भी, चाहे ग्रुप फर्स्ट ए का एलिमेंट का हाइड्राइड हो या ग्रुप सेकेंड ए का एलिमेंट का हाइड्राइड हो, उसको जब हम जल के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस के पश्चात, ये प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के पश्चात जो है कि हमको यहाँ पर हमेशा ये तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में जाकर के जो है कि क्या हो गया, ये H2 होगा। अब यहाँ पर से ये पता चलता है कि दैट इज, ये चूंकि बेस है, क्षार है, भस्म है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड का जलीय घोल, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय घोल। तो जलीय घोल जो इसका होगा वो कैसा होगा, तो बेसिक होगा अथवा अल्कलाइन होगा, भास्मिक या क्षारीय कहिए इसको। जो इसका अन्य लवण के साथ समस्या है वही समस्या इसके साथ भी है कि जो ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप सेकेंड है का जो तत्व है, जो उधर परिभाषा देखे थे हम लोग, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ाए होंगे तो हम बताए होंगे कि इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वगैरह सब क्या होता है।
वाटर सॉल्युबल बेस की तरह कार्य करता है, अर्थात अल्कली का निर्माण करता है, क्षार का निर्माण करता है। तो सेम वही कंडीशन ये भी है। तो ये जब जाकर के इसका जो एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ बेस के निर्माण के कारण ये कैसा नेचर का होगा, बेसिक अथवा अल्कलाइन होगा। अब इसका जो है साइज ऑफ कैटायन, ऐसा करें हम लोग, इन ग्रुप, कोई भी ग्रुप में चलते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में चर्चा कर रहे थे, टॉप टू बॉटम। तो 3 चीज हमेशा देखना है यहां पर। एक, साइज ऑफ कैटायन, धनायन का आकार इंक्रीज करता है। कक्षा संख्या बढ़ता है तो वो जाके उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा, कोई भी परमाणु का। अब उसके बाद इसका लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, ये डिक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, ये भी डिक्रीज करेगा। ऊपर वाला अधिक स्टेबल होगा और नीचे वाला कम स्टेबल होगा। और जब रिएक्टिविटी इसका उल्टा हो जाएगा, क्रियाशीलता इसका, तो इंक्रीज करेगा, बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए NaH, मतलब साइज इसका जो है, सोडियम का साइज पोटासियम का साइज बड़ा है, इसके बाद रुबिडियम का साइज उससे बड़ा है, सीजियम का साइज उससे बड़ा है। तो साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों चीज मतलब स्टेबिलिटी जो है घटता जा रहा है। उसी प्रकार से CaH2, SrH2, BaH2, तो यहां भी स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। मतलब इधर वाला ज्यादा स्टेबल, जो ऊपर वाला होगा, जैसे ग्रुप में हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में कि सोडियम ऊपर है, पोटासियम नीचे है, रुबिडियम नीचे है, सीजियम नीचे है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे बढ़ेंगे उसका आकार बढ़ेगा। कैटायन का साइज जो, जैसे सोडियम प्लस आयन है, पोटासियम प्लस आयन है, तो सोडियम प्लस आयन को हम लोग साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं। सोडियम प्लस आयन का मतलब 28, पोटासियम प्लस आयन मतलब 288। तो यहाँ कक्षा संख्या 2 है, यहाँ कक्षा संख्या 3 है। उसी प्रकार रुबिडियम में 4 होगा, सीजियम में 5 होगा। तो कक्षा संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, तो आकार भी क्या होगा, इसका बढ़ेगा। तो आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन बाकी चीज ये दोनों घट रहा है। अब क्रियाशीलता में इसका उल्टा हो जाएगा। रिएक्टिविटी जब करेंगे तो ये जाकर के कम रिएक्टिव होगा इसके तुलना में, ये कम रिएक्टिव होगा इसके तुलना में, और ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस प्रकार से रिएक्टिविटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा, लैटिस एंथैल्पी घटेगा, और कैटायन का साइज क्रमशः क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इतना सारे चीज की जानकारी हम लोग को आयनिक हाइड्राइड के बारे में मिला कि आयनिक हाइड्राइड जो है क्या क्या कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग को देखना है आगे, एक कोवेलेंट हाइड्राइड है और दूसरा जाकर के जो है मेटेलिक हाइड्राइड है, या जाके उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, उसके बाद तब चर्चा करते हैं। थैंक यू।